बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली हम बिज़नेस लॉ पढ़ रहे थे, इसमें जो पीरा एक्ट 2010 है वो कंपल्सरी है और उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज़ ट्रेड यूनियन, इट्स रजिस्ट्रेशन, कैंसलेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन। तो आज हम ट्रेड यूनियन को डिस्कस करेंगे, इसका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है उसको हम देखेंगे और जो कैंसलेशन ऑफ और डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट दी गई है। इसमें आर्टिकल 17 है, 17 प्रोवाइड्स एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैज़ द राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन और यूनियन। So Punjab Industrial Relation Act 2010 provides freedom of association to their workers to form trade union or to join such associations. Dear students, actually the main object of PIRA Act 2010 is to provide a framework within which the conflicts inherent in the worker relationship may be peacefully resolved. तो डियर स्टूडेंट, एक्चुअली जो पीरा एक्ट 2010 है इसका बेसिक जो पर्पज़ है वो यही है कि ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन, कैंसलेशन, वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स के जो मैटर्स हैं इसको रिजॉल्व करने के लिए एक प्रोसीजर हमें प्रोवाइड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 सेक्शन 2 सब सेक्शन 29, ट्रेड यूनियन मीन्स एनी कम्बिनेशन ऑफ वर्कमैन और एम्प्लॉयर्स formed primarily for the purpose of regulating the relationship between workman and employer, or workman and workman, or employer or employers, or for imposing restrictive conditions on the conduct of any trade or business, and include a federation of 2 or more trade unions and confederations of 2 or more federations। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रेड यूनियंस का मतलब है कि वर्कमैन और एम्प्लॉयर का ऐसा इत्तेहाद है, ऐसा अकट है, ऐसी एसोसिएशन है जिसका बुनियादी मकसद इनके रिलेशन को कवानीन के ताबे लाना है और इनके जो मैटर्स हैं इनको रिजॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली ट्रेड यूनियन किसी भी बिज़नेस, फैक्ट्री या किसी भी ट्रेड के मुलाजमीन की ऐसी एसोसिएशन है जो मुलाजमीन या वर्कर के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और इनके जो मैटर्स हैं इनको रिजॉल्व करती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 किसी भी ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। सेक्शन 4 कहता है कि किसी भी ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन के लिए जो एप्लीकेशन दी जाएगी उस पर सदर और सेक्रेटरी के सिग्नेचर होना ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 5 एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमें बताता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 रजिस्ट्रार को दी जाने वाली एप्लीकेशन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स होना ज़रूरी हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 देयर मस्ट बी स्टेटमेंट शोइंग दैट। सेक्शन 5 जो है वो हमें बताता है कि इस जो एप्लीकेशन है या ये जो स्टेटमेंट है इसमें ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम एंड एड्रेस
ऑफ द हेड ऑफिस ऑफ ट्रेड यूनियन। सबसे पहले तो जो ट्रेड यूनियन है इसका नाम और इसका हेड ऑफिस जो है उसका मुकम्मल डिटेल, उसका एड्रेस जो है वो दिया जाना ज़रूरी है। ठीक है डियर स्टूडेंट। इसके बाद डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन की जो डेट ऑफ फॉर्मेशन है, कब बनाई गई है, इसके बारे में बताया जाना ज़रूरी है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन दैट इज़ नेम्स, एजेस एक्स्ट्रा अबाउट द ऑफिस बैरियर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन की जो एग्जेक्टिव बॉडी है या जो ट्रेड यूनियन का ऑफिस जो संभालेंगे उनके नाम, उनकी एजेस और उनके क्या ओहदे होंगे, इसके मतलब मुकम्मल डिटेल होना ज़रूरी है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ स्टेटमेंट ऑफ टोटल पेड मेंबरशिप। अगर इस ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप जो है वो पेड है तो वो कितने मेंबर्स जो हैं वो पेड हैं और कितने मेंबर्स जो हैं वो वॉलंटरली इस ट्रेड यूनियन में शामिल हुए हैं, तो इसकी डिटेल होना ज़रूरी है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एक्स्ट्रा दैट इज़ टू विच द ट्रेड यूनियन रिलेट अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स देयरिन। डियर स्टूडेंट्स, किस ये जो ट्रेड यूनियन बनाई जा रही है या जिसके लिए अप्लाई किया जा रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इसके किस एस्टेब्लिशमेंट में है, किस फैक्ट्री के लिए है, किस बिजनेस प्लेस के लिए है, तो इसकी डिटेल होना ज़रूरी है। और द नेक्स्ट वन इज़ द नेम एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इन द सेम एस्टेब्लिशमेंट। और अगर इस एस्टेब्लिशमेंट में, मतलब इस बिज़नेस में, इस बिज़नेस प्लेस में, इस फैक्ट्री में अगर कोई और भी ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है तो उनकी रजिस्ट्रेशन नंबर और उनकी डिटेल होना ज़रूरी है, वो भी आपको एप्लीकेशन के साथ लफ करना पड़ेगी। इसके बाद नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस इन केस ऑफ एप्लीकेशन इज़ मेड फॉर द फेडरेशन और ऑफ ट्रेड यूनियंस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप एक फेडरेशन बना रहे हैं तो फिर जितनी भी उस फेडरेशन में ट्रेड यूनियन आ रही हैं उन ट्रेड यूनियन के नाम, उनके एड्रेसेस और उनकी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये डिटेल होना ज़रूरी है। और अगर किसी कॉन्फेडरेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जितनी भी फेडरेशंस उसमें आ रही हैं उनके मुकम्मल नाम, एड्रेस, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर, ये चीज़ें होना ज़रूरी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 हमें बताता है, सेक्शन 5 हमें बताता है कि ये एप्लीकेशन के साथ ये चीज़ें लफ होना ज़रूरी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब एप्लीकेशन तैयार होगी, एप्लीकेशन के साथ और क्या चीज़ें लफ होना ज़रूरी हैं। ट्रेड यूनियन की कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो ट्रेड यूनियन बनाई जा रही है उसके कॉन्स्टिट्यूशन की 3 कॉपीज़ जो हैं वो लफ होंगी और ट्रेड यूनियन के मेंबर्स की तरफ से जो रेजोल्यूशन पास हुई थी उसकी एक कॉपी भी विद द सिग्नेचर ऑफ चेयरमैन ऑफ मीटिंग, उस मीटिंग जिसमें ये रेजोल्यूशन पास हुई थी उस मीटिंग के चेयरमैन के सिग्नेचर्स के साथ इसकी एक कॉपी भी साथ लफ होगी। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ उस रेजोल्यूशन की कॉपी भी होगी जिसमें मेंबर्स की तरफ से प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को ऑथोराइज किया गया कि वो ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। अब ये जो अप्लाई किया जा रहा है, जो एप्लीकेशन दी जा रही है, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो रही है, ये दरअसल जो ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं ये सारा प्रोसीजर वही संभालते हैं। अब उनको ट्रेड यूनियन की तरफ से जो अथॉरिटी दी गई है वो जिस मीटिंग में दी गई है और जिस रेजोल्यूशन के तहत वो दी गई है उस रेजोल्यूशन की कॉपी भी इसके साथ लफ होना ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन इन केस ऑफ एप्लीकेशन मेड फॉर फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन बनाई जा रही है तो तमाम ट्रेड यूनियंस की तरफ से या फेडरेशन की तरफ से रेजोल्यूशन की कॉपी लफ की जाएगी जिसमें ट्रेड यूनियन या फेडरेशन की तरफ से मेंबर बनने का जो इजाज़तनामा है, जो अथॉरिटी है, वो साथ लगाई जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस द रिक्वायरमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 6। ये सेक्शन 5 था जो अभी हमने डिस्कस किया। अब सेक्शन 6 जो है वो कुछ एक्स्ट्रा जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमें बताता है। इसमें सबसे पहले तो वो हमें बताता है कि जो ट्रेड यूनियन है
इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करना ज़रूरी है ताकि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाए। इसके बाद नेम एंड एड्रेस है, ट्रेड यूनियन की तरफ से ट्रेड यूनियन का नाम और कंप्लीट एड्रेस प्रोवाइड करना ज़रूरी है ताकि किसी किस्म की तरसीलात को यकीनी बनाया जा सके। मतलब कि ट्रेड यूनियन को कोई ख़तो किताबत होती है या वैसे अगर कोई चीज़ पहुंचानी है या ट्रेड यूनियन ने ख़ुद कोई चीज़ भेजनी है, इसलिए उसका एड्रेस जो है वो दिया जाना ज़रूरी है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ पीरा 2010, सेकंड थिंग जो है वो ऑब्जेक्ट है। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, किसी भी ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्ट जो है, उसका मकसद जो है वो प्रोवाइड करना ज़रूरी है कि ट्रेड यूनियन किन मकासद को मद्देनज़र रख कर बनाई जा रही है। नेक्स्ट वन इज़ पर्पज़ रिगार्डिंग जनरल फंड्स। अब आपको किसी भी ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रेड यूनियन को चलाने के लिए जो फंड्स की ज़रूरत होती है, ट्रेड यूनियन का जो जनरल फंड है वो कहाँ से कलेक्ट होगा और कहाँ पर वो खर्च होगा, इसकी कंप्लीट तफसील देना ज़रूरी है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, एग्जेक्टिव बॉडी ऑफ ट्रेड यूनियन जो है इसकी डिटेल देना भी ज़रूरी है। किसी भी ट्रेड यूनियन के जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें ट्रेड यूनियन की जो एग्जेक्टिव बॉडी है इसकी कंप्लीट डिटेल दे दी जाती है। एग्जेक्टिव बॉडी में कितने मेंबर्स हैं इसकी डिटेल देना भी ज़रूरी होता है। इसके बाद लिस्ट ऑफ मेंबर्स हैं। अब इस ट्रेड यूनियन में कितने मेंबर्स हैं और उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, क्या क्या रेम्यूनरेशंस दिया जा रहा है, ट्रेड यूनियन के दफातर के मुलाजमीन और ट्रेड यूनियन के मेंबर्स को क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, इस सारी चीज़ों की मुकम्मल डिटेल देना ज़रूरी होता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, कंडीशंस फॉर बेनिफिट एंड पेनल्टी ऑफ मेंबर्स। इट मस्ट प्रोवाइड द कंडीशंस अंडर विच a member shall be entitled to any benefit are liable to any fine or forfeiture। तमाम तर कंडीशंस बड़ी डिटेल से प्रोवाइड की जाएंगी कि कब कब किस किस मेंबर को बेनिफिट देना है और किस किस मेंबर पर किस तरह की पेनल्टी या फ़ाइन हो सकता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ ट्रेड यूनियन है। ट्रेड यूनियन के अहदेदारान का इलेक्शन का तरीक़ाकार और उनके ओहदे की जो मुद्दत है इसका तयन किया जाएगा और इसकी डिटेल दी जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद मीटिंग स्केजुअल्स जो हैं वो प्रोवाइड करना ज़रूरी हैं। ट्रेड यूनियन की एग्जेक्टिव और जनरल बॉडी के अजलास की तफसील दी जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू पीरा एक्ट 2010, एग्जेक्टिव बॉडी हर 4 माह बाद और जनरल बॉडी जो है साल में एक दफ़ा ज़रूर मीटिंग करेंगी। इसका स्केजुअल जो है वो कैसे कैसे होगा वो प्रोवाइड करना ज़रूरी होगा। इसके बाद प्रोसीजर फॉर चेंजिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ट्रेड यूनियन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किसी किस्म की तरमीम या नए कवानीन बनाना चाहती है तो इसका प्रोसीजर भी तफसीलन दिया जाएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, मूड ऑफ डेजोल्यूशन है। अब ट्रेड यूनियंस कि कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रेड यूनियन की जो डेजोल्यूशन है इसका प्रोसीजर भी दिया जाता है, इसकी तफसील भी देना ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 पीरा एक्ट 2010 में कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स भी दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले किसी भी इंडस्ट्री की या इस्टेब्लिशमेंट के लिए बनाई गई ट्रेड यूनियन के मेंबर्स उस इंडस्ट्री या इस्टेब्लिश के वर्कर या एम्प्लॉयर्स ही होंगे। बाहर से उस इंडस्ट्री के लिए बनाई गई ट्रेड यूनियंस में मेंबर्स शामिल नहीं किए जा सकते, बल्कि ज़रूरी है कि उसी इस्टेब्लिशमेंट, उसी वर्क प्लेस, उसी बिज़नेस प्लेस, उसी इंडस्ट्री के मेंबर्स, वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स ही उस ट्रेड यूनियन का हिस्सा हों। सेकेंडली है कि अगर किसी भी इंडस्ट्री या फिर एस्टेब्लिशमेंट में 2 या 2 से ज़ायद रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होंगी तो हर ट्रेड यूनियन के मेंबर्स की तादाद इंडस्ट्री या एस्टेब्लिश के वर्कर या एम्प्लॉयर्स के 1/5 से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब कि मेंबर्स इतने कम नहीं होने चाहिए किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के, किसी भी वर्क प्लेस के, किसी भी बिज़नेस के, किसी भी इंडस्ट्री के, कि वो ट्रेड यूनियन अपना वजूद ही बरकरार ना रख सके।
अगर एक से ज़ायद ट्रेड यूनियंस हैं तो हर ट्रेड यूनियंस में लेस देन इतने मेंबर्स होने चाहिए कि ट्रेड यूनियन अपना वजूद बरकरार रख सके। डियर स्टूडेंट्स, ये तो रिक्वायरमेंट्स थी अंडर सेक्शन 5 एंड 6 ऑफ पीरा 2010 जो अभी हमने डिस्कस की। ये जब जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जब पूरे हो जाएं और इस पर कोई ऑब्जेक्शन भी ना हो, तब जो रजिस्ट्रार है वो जो प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा, इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रार मस्ट बी रजिस्टर्ड द ट्रेड यूनियन इन प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर। जो रजिस्ट्रेशन का एक रजिस्टर है उसमें ट्रेड यूनियन का नाम दर्ज करेगा एंड देन इशू द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और तब रजिस्ट्रार जो है रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट ट्रेड यूनियन को जारी करेगा। ट्रेड यूनियन का सर्टिफिकेट विद इन 15 डेज इशू करना ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। कैंसिलेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एंड रेजोल्यूशन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।